जब भी पीओके की बात होती है तो बहुत से लोग इसे ऐसे देखते हैं जैसे ये सिर्फ नक्शे पर बना एक क्षेत्र हो जिसे सेना जाकर वापस ले आएगी। लेकिन किसी भी गंभीर चर्चा से पहले हमें समझना होगा कि पीओके आखिर है क्या। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके शासक थे महाराजा हरि सिंह। पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों के हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यहीं से पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। 1948 तक लड़ाई चली। जब युद्ध रुका तब जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत के पास था और एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में था। यही क्षेत्र आगे चलकर पीओके कहलाया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जिसे हम आम तौर पर पीओके कहते हैं, वो वास्तव में दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला आजाद जम्मू और कश्मीर, दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। इन दोनों का कुल क्षेत्रफल लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर है। तुलना के लिए कहें तो ये कई भारतीय राज्यों से भी बड़ा है। असल में पीओके एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां मोहरे सिर्फ दिल्ली और इस्लामाबाद के नहीं है। बीजिंग भी बैठा है, वॉशिंगटन भी देख रहा है, मॉस्को भी नजर रखता है और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस क्षेत्र की हर हलचल पर ध्यान देती हैं। पीओके को लेकर फैसला सिर्फ सैन्य ताकत का सवाल नहीं है, ये भूगोल, इतिहास, राजनीति, कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का मिश्रण है, जिस वजह से पिछले लगभग 80 सालों से यह मुद्दा जस का तस खड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आज हम बात करेंगे कि क्या भारत पीओके वापस ले सकता है। समझेंगे एक एक पॉइंट, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस आसानी से मिलती रहे। चलिए तो अब शुरू करते हैं। युद्ध में सबसे ताकतवर हथियार वो नहीं होता जो दुश्मन को मार गिराए। सबसे ताकतवर हथियार वो होता है जो दुश्मन को हमला करने से पहले ही 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। और भारत पाकिस्तान के बीच वो हथियार है परमाणु हथियार। कई बार टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया की पोस्ट में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के बीच यह बात बहुत आसानी से कह दी जाती है कि बस सेना भेज दो, पीओके 2 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन असली दुनिया ट्विटर के ट्रेंड और टीवी स्टूडियो से नहीं चलती है। असली दुनिया में हर सैन्य कार्रवाई के पीछे एक ऐसा कैलकुलेटर चलता है जिसमें सिर्फ जीत और हार नहीं गिनी जाती, जिसमें करोड़ों जिंदगियां, करोड़ों लोगों का भविष्य, पूरी अर्थव्यवस्था और कभी कभी पूरी सभ्यता तक का हिसाब लगाया जाता है। और यहीं आकर के भारत और पाकिस्तान का मामला दुनिया के सबसे खतरनाक समीकरणों में बदल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 2 देशों का सीमा विवाद नहीं है, ये दुनिया के 2 परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच का विवाद है। साल 1947 पहला युद्ध, साल 1965 दूसरा युद्ध, साल 1971 तीसरा युद्ध। इन तीनों युद्धों में एक बात समान थी, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार तब नहीं थे। युद्ध हुआ, सेनाएं भिड़ी, जमीनें जीती हारी गईं, लेकिन दुनिया को यह डर नहीं था कि अगले ही पल कोई शहर नक्शे से गायब हो जाएगा। लेकिन फिर समय बदला। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। फिर 1998 में राजस्थान के पोखरण की रेत के नीचे धरती हिली। भारत ने दुनिया को बता दिया कि अब वो आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति है। कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान की पहाड़ियों में परमाणु परीक्षण कर दिया और उसी दिन से दक्षिण एशिया का युद्ध समीकरण हमेशा के लिए बदल गया। अब कोई भी युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं रह गया था, अब हर युद्ध के पीछे एक अदृश्य सवाल खड़ा था, अगर हालात बिगड़ गए तो क्या होगा। जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, भारत की सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों पर भारी पड़ रही थी। दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी दिख रही थी, लेकिन इसके बावजूद भारत ने एक फैसला लिया, एलओसी पार की नहीं सोचिए। दुश्मन आपकी जमीन पर घुस आया, आपकी सेना उसे पीछे धकेल रही है, आपके पास बढ़त है, फिर भी आप सीमा पार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय सैन्य नेतृत्व ये जानते थे कि सीमा पार करने का मतलब संघर्ष को ऐसे स्तर पर ले जाना हो सकता है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। अब यहां एक सवाल आता है,
अगर भारत की सेना पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत है तो फिर पाकिस्तान को इतना आत्मविश्वास आता कहां से? जवाब है उसकी सैन्य सोच से। दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ वर्षों से कहते आए हैं कि पाकिस्तान की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है न्यूक्लियर डिटरेंस। मतलब पाकिस्तान जानता है कि पारंपरिक सेना के मामले में भारत की क्षमता उससे कहीं अधिक है। जनसंख्या अधिक है, अर्थव्यवस्था बड़ी है, रक्षा बजट बड़ा है, औद्योगिक क्षमता बड़ी है, लंबे युद्ध को झेलने की क्षमता ज्यादा है भारत में। तो ऐसे में पाकिस्तान अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को एक ढाल की तरह देखता है। उस परमाणु हथियार वाले मामले की वजह से पीओके का सवाल जटिल हो जाता है। मान लीजिए कि भारत कल सुबह यह फैसला करता है कि पीओके वापस लेना है, तो इसका मतलब सिर्फ सीमा पर कुछ किलोमीटर आगे बढ़ना नहीं होगा। इसका मतलब होगा पाकिस्तान की सेना से सीधा युद्ध, हवाई संघर्ष, मिसाइलों का इस्तेमाल, लॉजिस्टिक सप्लाई और सबसे बड़ी बात, संघर्ष के नियंत्रण से बाहर जाने का खतरा भी होगा। अब शायद कोई पूछे, क्या पाकिस्तान सच में परमाणु हथियार इस्तेमाल कर लेगा? सच ये है कि इसका जवाब कोई नहीं जानता और यही सबसे बड़ा खतरा भी है। कल्पना कीजिए, दिल्ली, मुंबई, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अहमदाबाद, इनमें से किसी एक शहर पर भी अगर परमाणु हमला हो गया तो लाखों लोगों की मौत कुछ ही मिनटों में हो सकती है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। फिर आगे रेडिएशन, आर्थिक पतन, स्वास्थ्य संकट, शरणार्थी संकट, वैश्विक बाजारों का ध्वस्त होना, पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर सवाल खड़े हो जाएगा। यानी युद्ध का नुकसान सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा समाज इसकी कीमत चुकाएगा। इस वजह से पिछले लगभग 3 दशकों में भारत ने पीओके के मुद्दे पर अपनी स्थिति नहीं बदली, लेकिन तरीका जरूर बदला है। दावा आज भी वही है, संसद का प्रस्ताव आज भी वही है, नक्शा आज भी वही है, लेकिन कार्रवाई के मामले में भारत ने सीधे युद्ध की जगह कूटनीति, आर्थिक शक्ति, सीमा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव जैसे रास्तों का ज्यादा उपयोग किया। क्योंकि सब जानते हैं कि 1947 वाला दक्षिण एशिया और 2026 वाला दक्षिण एशिया एक नहीं है। आज दोनों देशों के बीच सिर्फ एक सीमा नहीं है, आज दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों की एक अदृश्य दीवार खड़ी है। और यही दीवार शायद सबसे बड़ी वजह है जिसने पीओके को पिछले कई दशकों से युद्ध के मैदान में बदलने से रोके रखा है। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जिसमें आप दुश्मन की राजधानी तक पहुंच जाएं, बल्कि वो होती है जिसमें आप ऐसा करने की क्षमता रखते हुए खुद को रोक लें। और अगर भारत पीओके की बहस को समझना है तो हमें 1999 की गर्मियों में वापस जाना है। कारगिल, एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ पहाड़ों पर नहीं, भारत की रणनीतिक सोच पर भी गहरा असर डाला था। क्योंकि कारगिल वो युद्ध था जिसने भारत को दिखा दिया कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई सिर्फ बंदूक और तोप की लड़ाई नहीं है, ये परमाणु हथियारों की छाया में लड़ी जाने वाली लड़ाई है और उस छाया में हर कदम नाप कर रखना पड़ता है। साल 1998, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु परीक्षण कर चुके थे। दुनिया अभी भी इस नई हकीकत को समझने की कोशिश कर रही थी। उधर भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए, शांति की बात हुई, दोस्ती की तस्वीरें खींची गई। दुनिया को लगा कि शायद दक्षिण एशिया में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। पाकिस्तानी सेना के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने एक योजना बनाई। योजना ये थी कि भारतीय क्षेत्र के भीतर ऊंची पहाड़ियों पर चुपचाप कब्जा कर लिया जाए। सर्दियों में भारतीय सेना कई ऊंची चौकियां मौसम के कारण खाली कर देती थी। पाकिस्तान ने इसी कमजोरी को अवसर समझा। 1999 की शुरुआत में पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए, लेकिन उन्हें आतंकवादी या स्थानीय लड़ाके दिखाने की कोशिश की गई। उन्हें ऊंची चोटियों पर बैठा दिया गया। जब भारतीय सेना को इसकी पूरी जानकारी मिली, तब तक दुश्मन हजारों फीट ऊपर बैठ चुका था और भारतीय सेना नीचे थी। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। आपको पहाड़ पर चढ़ना है, ऑक्सीजन कम है, सामने दुश्मन मशीन गन लेकर बैठा है। वो ऊपर है, आप नीचे हैं। वो आपको साफ साफ देख सकता है, आप उसे ठीक से देख भी नहीं सकते। युद्ध में इसे लगभग आत्मघाती स्थिति माना जाता है, लेकिन भारतीय सेना ने वही किया जिसे बाद में दुनिया ने असंभव के करीब माना। एक एक करके चोटियां वापस ली जाने लगी। तोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 और न जाने कितनी चोटियां। हर इंच जमीन खून देकर वापस ली गई थी। कई जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर की। यही वो युद्ध था जिसने देश को कैप्टन विक्रम बत्रा जैसा वीर दिया।
लेकिन अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। जैसे जैसे भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या भारत एलओसी पार कर जाएगा? क्योंकि सैन्य दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान की सप्लाई लाइनें सीमा के उस पार थी। अगर भारत एलओसी पार कर देता तो पाकिस्तान की स्थिति और भी मुश्किल हो सकती थी। भारतीय वायुसेना भी ज्यादा स्वतंत्रता के साथ काम कर सकती थी, युद्ध शायद जल्दी खत्म हो सकता था। तो फिर भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत जानता था अगर एलओसी पार हुई तो संघर्ष का चरित्र ही बदल जाएगा। अब ये घुसपैठ हटाने का अभियान नहीं रहेगा, ये पूर्ण युद्ध बन जाएगा। और पूर्ण युद्ध का मतलब दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच सीधा टकराव। उस समय दुनिया की निगाहें कारगिल पर थी। यूएस से लेकर यूके तक हर बड़ी शक्ति स्थिति पर नजर रख रही थी। भारत ने एक रणनीतिक फैसला लिया, हम अपनी जमीन वापस लेंगे, लेकिन सीमा पार नहीं करेंगे। यह फैसला सैन्य नहीं, राजनीतिक और कूटनीतिक भी था। परिणाम क्या हुआ? दुनिया ने पहली बार स्पष्ट रूप से देखा कि घुसपैठ किसने की। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ने लगा। भारत को नैतिक और कूटनीतिक बढ़त मिली। ये बढ़त किसी मिसाइल से नहीं मिली थी, ये बढ़त संयम से मिली थी। अब जरा सोचिए, अगर भारत उस समय एलओसी पार कर देता क्या होता? संभव है युद्ध पूरे जम्मू कश्मीर में फैल जाता, संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव अलग दिशा में जाता, संभव है कि पाकिस्तान को यह कहने का मौका मिल जाता कि भारत ने संघर्ष बढ़ाया, संभव है चीन भी ज्यादा सक्रिय हो जाता, और यह भी संभव है कि परमाणु धमकियां अधिक गंभीर हो जाती। कारगिल ने भारत को एक महत्वपूर्ण सबक दिया। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, यह भी जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। भारत ने देखा कि सैन्य शक्ति जरूरी है, लेकिन सैन्य शक्ति का सबसे प्रभावशाली उपयोग हमेशा हमला करना नहीं होता है। कभी कभी उसका सबसे प्रभावी उपयोग ये दिखाना होता है कि आप हमला कर सकते हैं, लेकिन आपने किया नहीं। जब लोग कहते हैं कि भारत पीओके क्यों नहीं लेता, तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बहुत से लोग सबसे पहले कारगिल को याद करते हैं, क्योंकि कारगिल ने साबित किया कि युद्ध सिर्फ नक्शे पर तीर खींचने से नहीं जीते जाते। युद्धों का असर दशकों तक रहता है। एक गलत निर्णय कभी कभी 1000 सही निर्णयों पर भारी पड़ सकता है। कारगिल ने भारत को जीत दी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी, वो थी धैर्य। और शायद यही धैर्य आज भी पीओके को लेकर भारत की नीति में दिखाई देता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन ये तय करना कि वो कहां जाकर रुकेगा किसी के भी हाथ में नहीं होता। अगर आपको किसी विवादित जमीन की असली कीमत जाननी हो तो उसके नीचे की मिट्टी मत देखिए कि उस जमीन पर किस किस की नजर है। और अगर पीओके की बात करें तो जमीन पर सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नजर नहीं है, वहां एक तीसरी आंख भी टिकी हुई है, वो आंख है चीन की। अब यहाँ पीओके की कहानी सीमा विवाद से निकलकर वैश्विक भू राजनीति में प्रवेश करता है, जियोपॉलिटिक्स में। क्योंकि अगर आज कोई व्यक्ति यह सोचता है कि भारत चाहे तो सिर्फ पाकिस्तान को हराकर पीओके वापस ले सकता है, तो वो शायद 1980 के दशक में जी रहा है। 2026 की दुनिया में पीओके सिर्फ पाकिस्तान का रणनीतिक क्षेत्र नहीं, ये चीन के लिए भी एक निवेश, एक गलियारा, एक सुरक्षा कवच और एक भू राजनीतिक हथियार बन चुका है। कहानी शुरू होती है गिलगिट बाल्टिस्तान से। जब हम पीओके बोलते हैं तो अक्सर लोगों के दिमाग में मुजफ्फराबाद, नीलम वैली या एलओसी के आसपास के इलाके आते हैं, लेकिन असली खेल उससे कहीं उत्तर में चल रहा होता है। गिलगिट बाल्टिस्तान एक ऐसा क्षेत्र जहां आबादी कम है, लेकिन रणनीतिक महत्व इतना बड़ा है कि दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां इसकी हर गतिविधि पर नजर रखती हैं। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां से चीन, पाकिस्तान, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया लगभग एक दूसरे को छूते हैं। अब एक सवाल है, अगर चीन को अरबों डॉलर खर्च करने हो तो वो दुबई, सिंगापुर, इंडोनेशिया या अफ्रीका के किसी बड़े शहर में निवेश कर सकता था। फिर उसने गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे दुर्गम इलाके में इतना पैसा क्यों लगाया? जवाब है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। 2013 में चीन ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की, नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। साधारण भाषा में समझें तो चीन दुनिया भर में सड़कें, रेल लाइनें, बंदरगाह, ऊर्जा परियोजनाएं और व्यापारिक मार्ग बनाकर एक विशाल आर्थिक नेटवर्क तैयार करना चाहता था, और इस पूरे नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था सीपेक। अब यहां से खेल बदल जाता है, क्योंकि अब पीओके सिर्फ पाकिस्तान की जमीन नहीं रह जाती, अब वहां चीन का पैसा भी लगा है, चीन की प्रतिष्ठा भी लगी है, चीन की रणनीतिक योजना भी है उसको लेकर के, चीन के भविष्य का व्यापारिक सपना भी है।
और अगर भारत कभी सैन्य कार्रवाई करके इस क्षेत्र की ओर बढ़ता है तो चीन इसे सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध की तरह नहीं देखेगा, वो इसे अपने निवेश और अपने रणनीतिक हितों के खतरे के रूप में देख सकता है। यानी अचानक युद्ध का दायरा बदल जाएगा। और यहाँ हमें 2020 को याद करना चाहिए। 2020-21 चाइना इंडिया बॉर्डर स्टैंड अप, लद्दाख, गलवान, पूर्वी लद्दाख, दुनिया ने देखा कि भारत और चीन के बीच तनाव कितनी तेजी से बढ़ सकता है। ये पूर्ण युद्ध नहीं था, फिर भी दोनों देशों ने हजारों सैनिक सीमा पर तैनात कर दिए, टैंक पहुंचे, तोपें पहुंचे, लड़ाकू विमान भी सक्रिय कर दिए गए। यानी सिर्फ सीमित तनाव भी कितना बड़ा सैन्य बदलाव पैदा कर सकता है। अब कल्पना कीजिए अगर भविष्य में भारत पीओके में सैन्य अभियान शुरू करता है और उसी समय चीन लद्दाख या अरुणाचल के मोर्चे पर दबाव बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा? यही वो डर है जिसे रणनीतिक विशेषज्ञ टू फ्रंट वॉर कहते हैं, दो मोर्चों पर युद्ध, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे भारत भी तो मजबूत है। बिल्कुल है, भारत की सैन्य क्षमता पिछले 2 दशकों में काफी बढ़ी है, लेकिन युद्ध सिर्फ बहादुरी से नहीं जीते जाते। युद्ध लॉजिस्टिक्स से भी जीते जाते हैं, सप्लाई चेन से जीते जाती है, गोले बारूद से जीते जाते हैं, ईंधन से जीते जाते हैं, उद्योग से जीते जाते हैं और सबसे बढ़कर समय से जीते जाते हैं। अगर 2 मोर्चों पर संघर्ष लंबा चला तो उसका आर्थिक प्रभाव भी भारी होगा। विदेशी निवेश प्रभावित हो सकते हैं, व्यापार बाधित हो सकता है, ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, शेयर बाजार गिर सकते हैं, बीमा लागत भी बढ़ सकती है और युद्ध की कीमत सिर्फ सीमा पर नहीं, हर नागरिक की जेब तक पहुंच जाएगी वो युद्ध की कीमत। युद्ध की मेज पर सबसे खतरनाक निर्णय वो होता है जिसमें आप सिर्फ पहला कदम देखते हैं, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा कदम नहीं देखते। और पीओके के मामले में यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पहला कदम पाकिस्तान तक जाता है, लेकिन दूसरा कदम चीन तक पहुंच जाता है। आज पीओके की कहानी को सिर्फ भारत बनाम पाकिस्तान के रूप में समझना आधी अधूरी कहानी है। असली कहानी है भारत, पाकिस्तान, चीन, परमाणु हथियार, वैश्विक व्यापार और एशिया की शक्ति राजनीति, इन सब का मिला जुला समीकरण है। पीओके का सवाल आज सिर्फ सैन्य ताकत का सवाल नहीं है, ये भू राजनीतिक जोखिम का भी सवाल है। पीओके की बहस में शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है, और यहीं से भावनाएं राजनीति, टीवी डिबेट और वास्तविक सैन्य विश्लेषण से अलग रास्तों पर निकल जाती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब न तो सीधा हाँ है और न ही सीधा नहीं। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुभवी सेनाओं में से एक है। इंडियन आर्मी ने दशकों तक ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशंस किए हैं। सियाचिन, कारगिल, लद्दाख, कश्मीर, इन क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों ने जिस प्रकार के वातावरण में काम किया है वो दुनिया की अधिकांश सेनाओं के लिए असाधारण चुनौती माना जाता है। यानी पहाड़ भारत के लिए कोई नया युद्ध क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहीं एक दूसरी सच्चाई भी है। पीओके कोई खुला मैदान नहीं है, ये पंजाब का समतल इलाका नहीं है, नहीं ये राजस्थान का कोई रेगिस्तानी इलाका है, ये यूरोप के मैदान भी नहीं है जहां टैंक सैकड़ों किलोमीटर दौड़ जाएंगे। ये हिमालय का युद्ध क्षेत्र है। युद्ध विज्ञान का एक पुराना नियम है, पहाड़ हमेशा रक्षक को फायदा देता है। जो ऊपर बैठा है उसे कम सैनिकों की जरूरत होती है, जो नीचे हमला कर रहा है उसे ज्यादा सैनिक, ज्यादा गोले बारूद और ज्यादा समय की जरूरत होती है। और पीओके का बड़ा हिस्सा ऐसे ही पहाड़ी इलाकों से भरा हुआ है। अब कल्पना कीजिए भारत किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है तो केवल सैनिक भेजना काफी नहीं होगा। सैनिकों को चाहिए ईंधन, भोजन, गोला बारूद, दवाइयां, संचार व्यवस्था, इंजीनियरिंग यूनिट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, वायुसेना समर्थन, और ये सब हजारों फीट की ऊंचाई, जहां मौसम कभी भी बदल सकता है, जहां एक भूस्खलन पूरी सप्लाई लाइन को रोक सकता है, जहां एक बर्फीला तूफान किसी भी सैन्य योजना को पलट सकता है। यानी सैन्य दृष्टि से देखें तो पीओके में युद्ध केवल दुश्मन के खिलाफ नहीं होगा, आधा युद्ध प्रकृति के खिलाफ भी होगा, और प्रकृति कभी किसी की पक्ष में नहीं होती। अब आइए ताकत की बात करते हैं। अगर पारंपरिक सैन्य शक्ति की तुलना करें तो भारत की स्थिति पाकिस्तान से मजबूत मानी जाती है। जनसंख्या बड़ी है, अर्थव्यवस्था बड़ी है, रक्षा बजट भी बड़ा है, हवाई शक्ति अधिक, नौसेना अधिक सक्षम है, दीर्घकालिक युद्ध झेलने की क्षमता भारत में ज्यादा है। यानी लंबी दौड़ में भारत ज्यादा बढ़त में है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, पीओके लेने के लिए पूरे पाकिस्तान को हराना जरूरी नहीं है, और पाकिस्तान को हराने के लिए पीओके लेना जरूरी नहीं है। दोनों अलग बातें हैं। अगर उद्देश्य केवल कुछ सीमित क्षेत्रों पर कब्जा करना हो, तो संभव है कि भारत कुछ क्षेत्रों में सामरिक सफलता प्राप्त कर सकता है आसानी से।
कई सैन्य विशेषज्ञ वर्षों से यह तर्क देते रहे हैं कि सीमित युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना कुछ क्षेत्रों में बढ़त बना सकती है, लेकिन समस्या जीत नहीं है, समस्या है उसे बनाए रखना। क्योंकि मान लीजिए भारत ने कोई क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले भी लिए, तो फिर क्या युद्ध रुक जाएगा वहां? कौन गारंटी देगा? क्या पाकिस्तान जवाबी हमला नहीं करेगा? क्या संघर्ष महीनों तक नहीं चलेगा? क्या चीन चुप बैठेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बढ़ेगा? युद्ध की दुनिया में एक शब्द है, ऑक्यूपेशन, अर्थात कब्जा। और इतिहास बताता है कि कब्जा करना अक्सर आसान होता है, लेकिन कब्जा बनाए रखना मुश्किल होता है। यूएस ने अफगानिस्तान में यह देख लिया है, सोवियत यूनियन ने भी देखा है, दुनिया की कई बड़ी सेनाओं ने देखा है। आप किसी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, आप सैन्य जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र को सालों तक स्थिर रखना एक अलग ही चुनौती है। और पीओके का मामला इससे भी जटिल है, क्योंकि यहाँ सिर्फ भौगोलिक नियंत्रण का सवाल नहीं होगा, यहाँ प्रशासन का सवाल होगा, सुरक्षा का सवाल होगा, आर्थिक पुनर्निर्माण का सवाल होगा, स्थानीय आबादी के साथ संबंधों का सवाल होगा, सीमा सुरक्षा का सवाल होगा, और सबसे बड़ा सवाल लंबी अवधि की राजनीतिक रणनीति का सवाल। किसी भी जिम्मेदार सरकार के लिए सैन्य क्षमता एक बात होती है, निर्णय लेने के लिए उसे कई अन्य चीजें भी देखनी पड़ती हैं, जैसे कि आर्थिक लागत, कूटनीतिक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, जान माल का नुकसान, परमाणु जोखिम, दीर्घकालिक स्थिरता। इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि सीमाएं हमेशा युद्ध से बदलती हैं। सच्चाई ये है कि कई बार सीमाएं युद्ध से नहीं बदलती, समय से बदल जाती हैं, और शायद पीओके की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ही है। क्योंकि अब तक हमने जिन बातों की चर्चा की वो परमाणु हथियार, कारगिल, चीन, सीपेक, 2 मोर्चों का युद्ध, आर्थिक लागत, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब को जोड़ने के बाद एक सवाल बार बार सामने आता है, अगर युद्ध इतना महंगा है तो कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा। और यहीं से इस पूरी बहस का सबसे कठिन अध्याय शुरू होता है। हम इंसान अक्सर इतिहास को फिल्मों की तरह देखते हैं, हमें लगता है कोई बड़ा युद्ध होगा, कोई निर्णायक लड़ाई होगी, कोई झंडा फहराया जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन वास्तविक दुनिया की राजनीति फिल्मों की तरह काम नहीं करती। साल 1991 एक सुबह दुनिया उठी और देखा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली महाशक्तियों में से एक सोवियत यूनियन अब अस्तित्व में ही नहीं था। कोई विश्व युद्ध नहीं था, कोई विदेशी सेना मॉस्को पर कब्जा करने नहीं आई थी, फिर भी नक्शा बदल गया। 15 नए देश पैदा हो गए, फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल, दीवार गिरी, और कुछ सालों बाद जर्मनी फिर से एक। इन उदाहरणों का मतलब ये नहीं है कि पीओके का भविष्य भी ऐसा ही हो, मतलब सिर्फ इतना है कि भू राजनीति में कभी भी ये मान लेना कि भविष्य हमेशा वर्तमान जैसा ही रहेगा अक्सर सबसे बड़ी भूल साबित होता है। अब पीओके की ओर लौटते हैं। आज पाकिस्तान जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है वे सिर्फ भारत से जुड़ी नहीं। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, प्रांतीय असंतोष, सुरक्षा चुनौतियां, ऋण का दबाव, संस्थागत संघर्ष, ये सब वास्तविक समस्याएं हैं। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान कमजोर होगा तो पीओके अपने आप भारत के पास आ जाएगा। इतिहास इतना सरल नहीं होता। राज्यों का कमजोर होना और सीमाओं का बदल जाना दो अलग बातें हैं। कई बार देश कमजोर होते हैं लेकिन सीमाएं नहीं बदलती। कई बार सीमाएं बदलती हैं जब किसी को उसकी उम्मीद भी नहीं होती है। इसलिए पीओके का भविष्य किसी एक घटना से तय नहीं होगा। इसके कई कारक हो सकते हैं। दक्षिण एशिया की राजनीति, भारत की आर्थिक शक्ति, पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति, चीन की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन, और सबसे बढ़कर आने वाली पीढ़ियों के निर्णय। युद्ध एक रास्ता हो सकता है लेकिन वो अकेला रास्ता नहीं हो सकता।